रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी ये मेरा दैट वाज द फर्स्ट लव। तबलीगी जमात के इज्तिमा में भी गया, डेथ टू अमेरिका बड़ी सी दाढ़ी लगा के। क्लिनिकल साइकोलॉजी वाज अ डाइवर्जन व्हिच बिकेम ब्रेड एंड डाइवर्जन। बटर। हजारों साल पुरानी ट्रेडिशन थी स्पिरिचुअलिटी की, उसके साथ एक रिश्ता खोते चले जा रहे हैं। ऑल ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ इज जस्ट अ फिक्शन। ट्रिक विद प्याज इज कि व्हेन यू कीप टेकिंग उसकी लेयर जब आप सारी उतार लेते हैं तो पता लगता है प्याज की कोई कोर नहीं होती। ऊंचाई। समहाउ शुरू से ही मेरा एक टेंडेंसी रही कि लिविंग लाइफ इनसाइड आउट। दैट्स रिलाई ट्रू। ऑन शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी। इतनी डेप्थ है, इतना कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत जिलानी हाजिर खिदमत। अपने वादे के मुताबिक आज फिर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगी, एकदम सारा कुछ नहीं। वैसे तो उनका नाम ही आपको बहुत कुछ बता देगा। आ, इल्म परवर हैं, रूहानियत पर लिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जनूबी एशिया की फ़िक्री और बातनी रिवायात जो है, उसको एक नई रोशनी में उन्होंने पेश किया है। अब तक मेरा ख़्याल है काफ़ी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा इन मौज़ूआत पर नहीं लिखा जाता उस अंदाज़ में जैसा कि इन्होंने लिखा। जी हाँ, मेरे साथ हैं डॉक्टर कामरान अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपने इस वक्त काम कर रहे हैं आप, हमने आपको काम करते हुए से निकाल लिया। और ये भी बताती चलूं अपने सुनने वालों के कि डॉक्टर साहब की शख्सियत की कई जहतें हैं। इसके अलावा ये भी बता दूं कि वो क्लिनिकल माहिर नफ्सियात हैं, मुसन्निफ हैं, मुहक्किक हैं, रूहानी मुफक्किर हैं और जनूबी एशियाई तहजीब की जुस्तजू करने वालों में शामिल हैं। अब मुझे बताइए कि कौन सा शोबा है जो रह गया हो, लेकिन जब मैं मजीद बात करूंगी तो आपको पता चलता चला जाएगा कि उनके इन सारे शोबों में इस तरह से बात करने का, सोचने का अंदाज किस तरह से बना, कैसे बना। तो गुड। आपकी तहरीरें जो हैं, जहाँ तक कामरान साहब मैंने देखा है कि इंसान का जो एक बातनी सफ़र है, अंदर का सफ़र है, खुद शनासी है जो अपनी पहचान पर है। इसके अलावा जो मैस्कुलिनिटी है, मर्दानगी, रूहानियत और कदीम तहज़ीबों की खोज, ये सारा बड़ा ही एक खूबसूरत जो कहते हैं ना मिला-जुला काम आपने ये कर रखा है। अभी आपका तारीखी नॉवल आया जो कि पहला पहला तो नहीं, बहुत सारी किताबें आपने लिखी। हाल ही में जो नॉवल इनका तारीखी नॉवल सामने आया, उसका नाम है गॉडेस ऑफ द इंडस। तो इसमें उन्होंने 3200 साल कब्ल की वादी सिंध की तहजीब, वहाँ के समाजी ढांचे, रूहानी रिवायत और निसाई तकद्दुस, इन सब को निहायत खूबसूरती के साथ उजागर किया, जिंदा किया। तो आज का ये मुकालमा उनकी बहुत सारी किताबों, उनकी बहुत सारी जो सफ़र की उनकी मुख्तलिफ जहतें हैं, इन पर बात करते हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, पहले तो आप मुझे ये बताइए हमारे नाज़रीन के लिए कि इब्तदाई, इल्मी और इस पेशा वराना सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? ये रास्ता बना कैसे? रास्ता जैसे बनता है ऑर्गेनिकली, आई थिंक वो खुद ब खुद जैसे इवॉल्व करता है ना, खुद रॉ पौधे की तरह अपनी अपनी शक्ल पकड़ता है विद इन आवरसेल्व्स इफ वी अलाउ इट टू। हमारा आई थिंक साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा एक टेंडेंसी है कि वी लिव आवर लाइव्स आउटसाइड इन। बाहर की चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि हम क्या सोचें, क्या पहने, कैसे उठे बैठें, किस वोकैब्युलरी में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। और उससे हटके जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हमारी करियर, हमारे एस्पिरेशंस, हमने क्या बनना है, ज़िंदगी गुजारने का, बहुत ज़्यादा बाहर से अंदर आती हैं चीज़ें। समहाउ शुरू से ही मेरा एक टेंडेंसी रही कि लिविंग लाइफ इनसाइड आउट। एंड लकीली हुँ। जिस जो बहुत अहम है कि उसमें साथ पेरेंट्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया। इनफ सपोर्टेड, इनफ नहीं, बहुत सारा एक्चुअली। आई शुड गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। इसमें पहले एंड देन आई सवाल कर फाउंड। लेने दें ताकि जी, इसमें सवाल मुझे कर लेने दें ताकि उसमें सारा जवाब आ जाए। बहुत सारे बिल्कुल। ये बहुत इमेंसिपेटेड पेरेंट्स रहे डॉक्टर कामरान अहमद के, इसमें कोई शुबा नहीं है। और इसके अलावा जो मैं नाम अब लेने लगी हूँ, वो पूछूँगी कि कैसा लगा डॉक्टर फौजिया सईद एक तरफ,
दूसरी तरफ मेहरगढ़ की बानी चलाने वाली उसको मलिया हुसैन। इन सब के साथ जब आपने सफ़र का आगाज़ किया तो मैं समझ सकती हूँ कि उसकी जहतें कहाँ-कहाँ पहुँची होगी। अब आप बात कीजिए कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और इस सफ़र में इन सारी शख्सियात का किस हद तक हिस्सा था? किस तरह से हिस्सा आई थिंक फौजिया और मलिया तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी रहे और मिलके हम तीनों अभी मैं पिछले दिनों ही कोई वो यूथ के साथ एक ग्रुप कर रहे थे हम तीनों थे और आगे एक ग्रुप था पुराने मेरठ के स्टूडेंट्स वगैरह रियूनियन सी तो समवन वाज सेइंग कि कितना फ़र्क है स्टाइल मलिया का और फौजिया का एंड आई थिंक द स्ट्रेंथ इज़ कि वी आर वेरी डिफरेंट लेकिन एक दिल का एग्ज़ैक्टली, रिश्ता और एक सपोर्ट आपस में और एक प्यार का सपोर्टिव नर्चरिंग एनवायरनमेंट रिश्ता है जिसके बीच में हम अपनी बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज एंड वी ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स टू द टेबल एंड दैट मेक्स वर्किंग टुगेदर सच अ प्लेजर क्योंकि हम अपनी अपनी तरह से बीच में कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं जो मेरा ख्याल है अहम एक चीज़ और जो सुनने वालों के लिए भी पेरेंट्स का रोल बहुत अहम था इसमें क्योंकि वो दोनों की पर्सनैलिटीज बहुत मुख्तलिफ थी लेकिन समहाउ लड़ झगड़ के जैसे भी आई एम श्योर कि दे स्ट्रगल्ड एंड वी सॉ देम स्ट्रगलिंग क्योंकि बहुत मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज बट देयर वाज रूम फॉर ईच वन टू कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वेज टू कि बच्चों की परवरिश में क्या चीज़ अहम है तो अम्मी जो होती थी वो सारा वक़्त कि होमवर्क ख़त्म हुआ कि नहीं और अगली क्लास में जाना और लॉन्ग टर्म एजुकेशनल एंड माय फादर वुड ऑलवेज़ फोकस ऑन कि एजुकेशन जो है ना वो क्लासरूम में नहीं होती, वो ट्रैवल से आती है और ज़हन जो खुलता है वो चाहे वो ट्रैवल्स हों, चाहे रीडर डाइजेस्ट और रीडर डाइजेस्ट टाइम लाइफ की बुक्स हुआ करती थी। बट दीज़ आर थिंग्स दैट ओपन योर माइंड एंड माय मदर वुड दैट्स से ट्रू। कि ये क्या वक़्त ज़ाया, पहले होमवर्क फिर ये। पर ना वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। एज़ लॉन्ग एज़ you allow within the family for each person to contribute या to bring whatever their strengths are to the table. And there is space for that. And that allowed for a very nice environment. जिसमें then I could allow my हुँ, insights to in that supportive nurturing environment to allow the insights to flourish और वो खुल के सामने शख्सियत पूरी तरह से सामने आई। अंदर से बिल्कुल। बाहर आए लिविंग लाइफ इनसाइड आउट बिल्कुल, ये वाक़ई बिल्कुल आप सही कहते हैं कि आप जो तीनों बहन-भाई हैं उनका सफ़र की जहतें मुख़्तलिफ़ रहीं लेकिन ज़ाहिर है कि हर एक ने हर एक के सफ़र ने दूसरे को सपोर्ट किया किसी न किसी अंदाज़ में उसकी शख्सियत को कोई न कोई रंग दिया। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी मैं समझ सकती हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी से, लेकिन ये रूहानियत और जो तहरीर की जानिब आपका सफ़र था, उसका कैसे आगाज़ हुआ? किस तरह से आप इस तरफ आए? ये मुझे बचपन से ही शौक था नहीं ये एक स्टैंडर्ड सा आंसर हुआ करता है बचपन से मुझे गाने का शौक था रूहानियत का मुझे मुझे था वैसे बचपन से मुझे याद है सो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाज अ डाइवर्जन वो एक दैट्स अलहदा ट्रू। से था जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी है ये मेरा दैट वाज द फर्स्ट लव that ओह! remained throughout my life. That was the somehow there was a वो जो calling जैसी होती है ना अंदर से that one so मैंने बहुत मज़हबी ज़माने भी गुज़ारे, बहुत गैर मज़हबी ज़माने भी गुज़ारे। मैं तबलीगी जमात के इज्तिमा में भी गया डेथ टू अमेरिका बड़ी-सी दाढ़ी लगा के ब्रदर कामरान मुक्के लगा के तो वो मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन प्रो ख़ुमैनी वो उस वक़्त नया-नया रेवोल्यूशन आई हुई थी ईरान में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में 80s 81 में 81 में आई केम टू द यूएस 12 साल फिर था अमेरिका में लेकिन वो मुख्तलिफ 4 फ़र्क-फ़र्क एरियाज़ में डिग्रीज़ थी लेकिन पहला जो था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा तो मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन बड़ी दाढ़ी-वाढ़ी जुमे 5 वक़्त की नमाज़ आई हैव डन दैट then I got into Sufism. Then I got into South Asian spiritual traditions,
पहले वो वेदांतिक किस्म की चीज़ें, लेकिन बाद में जो इंडिजिनस स्पिरिचुअलिटी थी साउथ एशिया की, व्हिच आई फाइंड वेरी अट्रैक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा अलाइन्ड है सूफीज़्म के साथ, जो साउथ एशिया में जिस तरह से सूफीज़्म डेवलप हुई और बाकी इलाकों बिल्कुल, में, बिल्कुल। उसकी स्पिरिट और जो इंडिजिनस स्पिरिचुअलिटी है, उसकी स्पिरिट्स बहुत मिलती-जुलती। तो आई went out exploring all kinds of spiritual traditions, which was a lot of pleasure. That, and then there was a master's and PhD जो California से ही, which was more focused on South Asian अच्छा, spirituality, Eastern राइट। spirituality, Taoism वगैरह भी. और clinical psychology was a diversion which became bread and डाइवर्जन। butter, and that was fine. लेकिन अच्छा है कि रोटी पानी का भी इंतजाम हो गया. बन इंतज़ाम बिल्कुल हो जाए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्योंकि रूहानी सोच जो है लेकिन आपकी जो रूहानी सोच जिसे कहना चाहिए मैं इसको इसका तर्जुमा करना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है उर्दू इस्तिलाहात के अंदर, लेकिन फिर भी ये मज़हब से कुछ आगे जाती है और जो इंसानी बातन है, इंसान का एक अंदर का इंसान है। बिल्कुल जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे हम में से ज़्यादातर लोग वही हैं, जो बाहर से अंदर का सफ़र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बाहर से होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अंदर से चीज़ें उठ के आएँ और वो बाहर तक आएँ। तो लेकिन ये इंसानी बातन यानी अंदरूनी जो इंसान की एक अंदरूनी शख्सियत है, उस पर फ़ोकस है आपकी रूहानी सोच का। इस सोच की बुनियाद आपने साथ-साथ बताई तो, लेकिन ख़ास तौर पर आप किस तरह से इसको देखते हैं? हुँ। और उसमें अगेन जैसे हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी इज़ वेरी मच अबाउट अंदर की ज़िंदगी का, दैट्स लेकिन ट्रू। रूहानियत का जो है वो, आई थिंक बहजत इसमें इट्स अबाउट अपने अंदर का जो सच है, अपने अंदर का जो हक है, हुँ, हक फिर वो रिलीजियस शायद टर्म लोग कनेक्ट करें, लेकिन अपने अंदर का जो ट्रूथ होता है, गेटिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र टू दैट. Psychology helps us to get clarity on who we are on the inside. स्पिरिचुअलिटी तो वो मुझे एक अंदर से एक जैसे क्रेविंग कॉलिंग एक होती है ना शुरू से, टू सेपरेट आउट व्हाट इज नॉट रियल फ्रॉम व्हाट इज रियल. एंड आई सी कि दुरुस्त। स्पिरिचुअलिटी का जो सफर है, दैट इज ऑल अबाउट दैट, कि गेटिंग टू द कोर ऑफ हु वी आर. हम कौन हैं अंदर से, हमारा अंदर का सच, हमारा दिल का, जिसमें कहें लिविंग लाइफ इनसाइड आउट, वो तो तभी करेंगे जब पता हो कि अंदर है क्या. कई दैट्स दफा तो ट्रू। आवाज इतनी दब जाती है. तो फॉर मी रूहानियत इज इज अबाउट दीज वेरी सिंपल थिंग्स, बीइंग कनेक्टेड टू द हार्ट एनर्जी, बीइंग कनेक्टेड टू द ट्रूथ ऑफ अंदर है क्या, उसके साथ कनेक्ट करना, उसको अपनी जिंदगी में टू सम एक्सटेंट जिस हद तक भी हम कर सकें बाहर लाना. बाहर बाहर लाना लाना। कभी ये नहीं पॉसिबल होता, लेकिन एटलीस्ट टू बी इन टच विद दैट, है ना? बिल्कुल, मैं समझ रही जैसे कि सूफ़ी रिवायत की बात करें तो बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, "बुलिया की जाना मैं कौन?" यहाँ से इस सफ़र का आगाज़ होता है कि जब आप मैं कौन का सफ़र करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद आगे की चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत मुख्तलिफ़ हैं, बहुत मुश्किल भी हैं और अपना सब वो होता है बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोगों ने ये कभी जब कभी सोचें अपने अंदर गहरी तौर पर तो लगता है कि हमारी 2 शख्सियत होती हैं। एक तो वो है जो बाहर की दुनिया के साथ, बाहर के लोगों के साथ चलते-फिरते हम अपना राब्ता करते हैं और एक वो दुनिया होती है जिसमें आप उसी शख्स को जो कि बाहर लोगों के साथ राब्ता कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हँस रहा है, खेल रहा है, उसको आप देखते हैं और आप समझते हैं कि ये एक और शख्स है जिसको आप दूर से देख रहे हैं। तो ये हुँ. बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो सफ़र है, ये एक अजीबो-गरीब किस्म की डायमेंशन्स आपकी ज़िंदगी में ये भरता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे देखते हैं आप? किस तरह से आप इसको करेंगे आम सादा लफ्ज़ों में, मेरे जैसे लोगों को के समझाने के लिए? क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग? ये जो आप जो बात कह रही थी, इसी से अगर मैं आगे ले लूँ, क्योंकि एक जी, जो बाहर का हमारा पर्सोना मास्क है और एक वो जो आपके दिल के अंदर है, उनमें जितना ज़्यादा यूनिटी आ जाए, जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑथेंटिक लिविंग, ओके, कॉन्ग्रुएंस आ जाए इन दोनों चीज़ों में, कि आप जो अंदर हैं वही बाहर, दैट इज़ दैट इज़ दैट इज़ स्पिरिचुअल लिविंग. वो रूहानियत उसी को ही शायद हम कहें. और वैसे अगर मैं एलिमेंट्स निकालूँ ना, कि जो
दुनिया में मुझे वो नेटिव अमेरिकन से लेके और डाओइज्म और बुद्धिज्म के साथ बहुत साल गुजारे एंड सूफीज के साथ बहुत क्लोजली बहुत साल गुजरे। अगर मैं अच्छा। उनके एलिमेंट्स उसका जो है ना नेम एंड फॉर्म ऊपर शक्ल और नामा रूपा का जो लेवल होता है वो अगर निकाल दें तो जो पीछे बचता है दैट इज अबाउट, अगर मैं कोर चीजें निकालूं, इट्स अबाउट अपने दिल के साथ कनेक्शन, दिल का खुला हुआ होना और दूसरों के साथ कनेक्ट करना ऑन अ हार्ट लेवल, इंसानों के साथ भी, नेचर के साथ शायद कनेक्ट करना ऑन अ हार्ट लेवल, और अपने उसमें ईगो और सेल्फ कम से कम रास्ते में आए। वो जो होता है ना मैं इसकी नफ़ी मारना, जी, मैं उसकी नफ़ी ईगो करना की, बड़ा मुश्किल होता है। उसकी जी, नफी बहुत करना, एंड मुश्किल दैट्स होता है। वेरी हार्ड थिंग टू डू। तो वो अवेकनिंग ऐसे लगता है कि सोए हुए थे और जाग गए, लेकिन एक सफर की तरह है जो आहिस्ता 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 इंसान अपने गहराई में अपने अंदर उतरता है। क्योंकि अगर बड़ी मैं कहते कहूँ हैं कि इस मैं सफ़र को। अंदर जय हाँ, जी, और अगर आप कहें ना कि अंदर जो मैं हूँ, वो भी तो इमेज कितना हमने बाहर से लिया होता है कि अंदर से मैं कौन हूँ और कौन होना चाहता हूँ, और असल में जो है ना इंसान का सच जो होता है वो क्या होता है, वो भी तो हमने बहुत सारे मुगालते बाहर से इनहेरिट किए होते हैं। सो ब्रेकिंग थ्रू दैट एंड कनेक्टिंग टू गहराई में जाके, और गहराई में जाके अपने दिल के साथ, अपने सच के साथ कनेक्ट करना। बाकी नेम एंड चलिए फॉर्म हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की फ़र्क होती है। वो दैट्स ट्रू। कहानी जो नहीं तो इर्द-गिर्द डालते, वो फ़र्क है। हाँ। थोड़ा बहुत क्योंकि मैं मेरा ये बहुत दिल के करीब का मौज़ू है। ये सारी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है। मुझे हमेशा से ये बात हमेशा बहुत कन्विंस करती आई है और इसीलिए मैंने ये मिसाल भी दी है कि हम अपने आप को रोज़मर्रा काम करते हुए देखते हैं, तो वो कोई और शख्स होता है, जो आप असल में होते हैं, वो कोई और शख्स होता है, जो सारे उस शख्स को बैठे हुए काम करते हुए देखता है। और आप बाज़-का सोचते हैं कि मैं तो इसको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, ये है कौन? लेकिन आपके इमाम पे काम करता चला जाता है। चलिए, ये तो हाँ। बात लंबी हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए ये जो गॉडेस ऑफ द इंडस है आपका ये तारीखी नॉवल, हुँ, इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। ये वाला। अ, मेरा अभी पिछले कितने 4-5 साल लगे मुझे इसको शक्ल देने में और अच्छा, इसको जड़ पकड़ने में, इसको अपना वो रास्ते निकालने में मेरे अंदर और बाहर आने में। तो इट इट टूक मेनी इयर्स, लेकिन इसके पीछे जो मेरा कोर एक अर्ज थी कि हम लोग अपनी जो हेरिटेज है हमारी साउथ एशिया की, जो खो गई रास्ते में कहीं, बाहर से अगर हम देखें तो बहुत तेजी से उसके साथ हमारा जो रिश्ता नाता है, जो हजारों साल पुरानी ट्रेडिशन थी स्पिरिचुअलिटी की, उसके साथ एक रिश्ता खोते चले जा रहे हैं हम, जिसकी कीमत जो है वो हम बहुत भारी अदा कर रहे हैं। लिटरली अब जिंदगी मौत का मसला बनता जा रहा है, बना हुआ है फॉर अ व्हाइल। जरा जरा मजहबियत में फंसते जाते हैं और जो एक खास तरह की रूहानी रविश थी बरे सगीर की, उसको हम खोते चले जा रहे हैं। वो पाकिस्तान में भी था, पिछले कुछ दिहाइयों में और तेजी से वो अमल हुआ। इंडिया में अब वो अमल नज़र आना शुरू हुआ एंड वन सेज़ कि प्लीज़ हम कर क्या रहे हैं अपने साथ? हमारी तो बहुत खूबसूरत जड़ें हैं। तो रूहानियत जो बरे-सग़ीर की है वो बहुत और तरह की थी, बहुत लिव्ड स्पिरिचुअलिटी थी। हम अच्छा। किताबों में शक्लों में, मज़हबियत में फँसने वाले इतने ज़्यादा लोग हल्का-फुल्का हम करते थे। नबी के साथ जुमा भी पढ़ने जाते थे, ईद की नमाज़ भी, कपड़े पहनते थे, ईदियाँ लेते थे, शीर खाते थे, जपियाँ मारते थे। बट वी हैड अ वेरी लिव्ड सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटीग्रेटेड थी। वी डिडंट डू 5 टाइम्स अ डे वाली वो क्या कहते हैं, अ, लोकी 5 वेले सानू हर वेले बुल्ले शाह का ना, तो हम लोग तो इट वाज़ इंटीग्रेटेड इनटू आवर लाइव्स एंड दैट्स देयर वाज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट दैट एंड आई थिंक वी नीड टू रिकनेक्ट। तो मैं वो गॉडेस स्पिरिचुअलिटी में, दिस इज़ इट अनफोल्ड्स 3200 को 3200 साल पहले, जब पहली एक
बाहर से लहर आई जिसने हमारी स्पिरिचुअलिटी को दबा दिया, जो ब्राह्मणिज़्म वगैरह की थी, वैदिक जो पहली टेंडेंसी आती है। हुँ, जिससे पहले का हमारा गॉडेस रिलिजन्स थे, वैदिक ट्रेडिशन में गॉडेसेस बहुत लोअर लेवल पे थोड़ी-सी थी। लेकिन जो प्राइमरीली जो गॉडेस ट्रेडिशंस हैं, वो इंडिजिनस थी। टेंपल वर्शिपिंग, दिल से प्यार का रिश्ता बनाना, एक सेंस ऑफ सेक्रेड के साथ। दैट वाज़ वेरी इंडिजिनस, दैट डज़ नॉट गो विद द वैदिक ट्रेडिशन। तो उसके साथ एक रिश्ता बनाना, और फिर बाद में उसमें वो वैदिक ट्रेडिशन आई, फिर उसके बाद इस्लाम आया। उसके बीच में वो चीज़ सरफेस लेवल पे खोती चली जा रही है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है कि जिसका आई कैन वी कैन टॉक एट ग्रेट लेंथ अबाउट इट, बट दैट वी मे नॉट हैव टाइम फॉर, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी जड़ें थी ना, जो 9000 साल पुरानी रूहानियत की थी, वो बहुत हद तक अभी तक इन प्लेस हैं। लेकिन हुँ। उन जड़ों को, जैसे होता है ना, आप उधर से व्हेन यू स्टॉप ड्राइंग ऑन दोज़ रूट्स, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर पड़ जाती हैं। आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वी नीड टू स्टार्ट रिक्लेमिंग, रिकनेक्टिंग विद, उनके साथ अपना रिश्ता, नाता जोड़ना, उसमें से टू ड्रॉ व्हाट दे हैव टू ऑफर, तो ना, ताकि वो तकवीयत पकड़े हमारे अंदर, सो दे वी कैन स्ट्रेंथन दोज रूट्स दैट आर ऑलरेडी देयर, दे आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, जो हमें प्लूरलिज्म की बात करती हैं, जो नेचर की बात करती हैं, जो फेमिनिन के साथ बहुत फर्क तरह कनेक्ट करती हैं, कंपेयर टू दी रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड, रिजिड, पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस, जो चाहे वेदांतिक थी, वैदिक थी, फिर वेदांतिक थी, और फिर इस्लामिक भी ज़रा-ज़रा पेट्रियार्की की तरफ बात चली गई। तो हमें क्यों ना, हम जब ऑलरेडी जड़ें हैं, हम जो फेमिनिज़्म बाहर से सीखे हैं, कुछ तो जो अपनी जड़ें हैं हमारी, जो कि बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड हैं टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द फेमिनिन और नेचर के साथ, उनके साथ रिश्ता बनाएँ। सो एनीवे, ये मैं ऐसे बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। नहीं, देन बिल्कुल सही है। द स्टोरी हैज़ कैरेक्टर्स एंड इट शोज़ कि कैसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रही थी सोसाइटी में उस वक़्त। तो ये उस टाइम में वो जो टेंशन्स चल रही थी ना आपस में बिटवीन ग्रुप्स, उसको कैप्चर करती है थ्रू relationships between characters. बिटवीन कैरेक्टर्स। अच्छा, ये अभी हम बात कर रहे थे रूहानियत की, अब बात हो रही है स्पिरिचुअलिज्म की। इंसान को क्या रूहानियत जो एक समाज हमें देता है कंडीशनिंग, क्या उससे आज़ाद करती है? ज़ाहिर है कि आज़ाद तो करती है, लेकिन उस आज़ादी की कीमत देना पड़ती है। इसके लिए क्या आसान तरीका कोई हो सकता है कि हम अ, अगरचे सच्चाई को मानना, अपने अपनी ही ज़ात को मानना, अपनी ज़ात के बारे में जुड़ी हमारी ज़ात से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनके बारे में तस्लीम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये समाजी कंडीशनिंग से आज़ादी क्या मुमकिन है? है, ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा कि वो स्पिरिचुअलिटी का कोर ही ये है कि उससे कैसे उससे बाहर आया जाए, जिसके अंदर हम फँस जाते हैं। सो दैट इज़ देयर। आई थिंक उसमें से अगर हम बहुत ट्राई करें ना कि मैं उसमें से बाहर आ जाऊँ, हुँ, तो दैट इज़ द ईगो प्लेइंग, इट्स स्पिरिचुअलिटी में इतना स्ट्रॉन्ग ईगो प्ले है ना, कि ओह! मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डू दिस स्पेशल मंत्र एंड आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग नाउ। फिर कपड़े बदलते हैं, फिर उसके साथ गेटअप चेंज होता है, फिर वोकैब्युलरी चेंज होती है, फिर वो हमारे सर पे सवार हो जाती है स्पिरिचुअलिटी, और जो रही सही कसर होती है वो वहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि वन कैन गेट सो, इट्स सच एन ईगो ट्रिप बीइंग ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ पे मैं हूँ जी आजकल। आई हुँ। ऑन वीकेंड्स आई गो एंड डू दी स्पेशल रिट्रीट, इस तरह की चीज़ें होती है ना। वो तो आई फैशन हो थिंक वो गया ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड इट्स सच एन अट्रैक्टिव थिंग एंड इट्स सच अ कूल थिंग ना, कि आजकल आजकल तो मैं एग्ज़ैक्टली, बहुत रिलीजन रिट्रीट नहीं, में मैं जाना। स्पिरिचुअलिटी में इंटू हूँ। तो आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ वेरी डिफिकल्ट इज़ टू जस्ट ऑब्जर्व कि कहाँ-कहाँ हमारे अंदर जो कंडीशनिंग है उसको सिर्फ देख पाना। अगर आपको उसको देखना शुरू कर देना, तो उसकी रूट्स लूज़न अप होनी शुरू हो जाती हैं। जो बाहर से आके हमारे अंदर जड़ें डाली होती हैं, ऑफ अ फेक सेंस ऑफ सेल्फ।
हुँ। उसकी जड़ें लूज़ होनी शुरू होती हैं एंड व्हेन यू स्टार्ट लेटिंग गो तो इज़ स्टिल अ वर्ब जैसे ना, इट्स मोर अ प्रोसेस जिसमें आप देखना शुरू करते हैं, उसके साथ अपने you just become aware of कि when I act a certain way, where is that coming from? वो मेरे बचपन के मैसेजेस हैं या क्या है या कितना डीप, या मेरा ईगो जब वो छलांग मार के बाहर आता है, तो जस्ट टू स्टार्ट टू नोटिस इट, तो उसकी जड़ें ऑलरेडी लूज होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अच्छा। आप अपनी जो भी आइडेंटिटीज बनाई हैं उनके साथ रिलेशनशिप लूजन अप करते हैं, एंड देन टू द एक्सटेंट के सेंस ऑफ सेल्फ शायद all of sense of self is just a fiction. It's a creation ना, जैसे बुद्धिस्ट कहते हैं कि there is no self, you know, anatta, there is no sense, self is an illusion in itself. तो हुँ। बाहर का जो है जो बहुत ऑब्वियस वाला है उसके साथ जैसे आप लूजन अप करें, तो आप अंदर अंदर जाते हैं वो प्याज के छिलकों की तरह, एंड देन यू से कि अब मैं कोर के पास जा रहा हूँ। एंड द ट्रिक विद प्याज इज कि व्हेन यू कीप टेकिंग उसकी लेयर जब आप सारी उतार लेते हैं तो पता लगता है प्याज की कोई कोर नहीं होती। ऊँचाई नहीं एग्ज़ैक्टली मैं यही कहने लगी थी कि उसको उतार दो चले जाएँ, बाद प्याज में तो की कुछ कोर नहीं बचता ही होती। नहीं है उसका। तो लेकिन आजकल के ज़माने में मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे ख़ास तौर पर हमारी फ़िक्री रिवायत के अंदर एक सूफ़ीइज़्म और सूफ़ी हम्म, रिवायत मौजूद है और ये रस्म और रिवाज से भी जुड़ी हुई है बहुत सारी चीज़ें इसका इज़हार सामने नज़र आता है हमें। तो आजकल इसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा कि हमारे माशरे में एक सूफ़ी जो है वो जिस तरह की तालीम देता है या जिस रिवायत की हम बात करते हैं, उसमें तो इंतहा पसंदी कहीं से नहीं आती। तो क्या यही वजह हुई कि अपने आप से दूर होने की वजह से हमारे अंदर बहुत इंतहा पसंदी का रुझान भी पैदा हुआ? बिल्कुल। आई थिंक हमने बहुत कोशिश की कि उस तरह की मजहबियत को अपनाएं जिसकी जड़ें हमारे कल्चर में थी नहीं। हमारे कल्चर में हर जगह में रूहानियत अपनी एक शक्ल पकड़ती है, जो कि बहुत खूबसूरत ऑर्गेनिक सा एक वो प्रोसेस होता है। इट्स नॉट थॉट थ्रू कि अब टेक्स्ट बुक में ये डाल दो। वो ग्रो करती है, मट्टी में से निकलती है, हमारे खमीर में शामिल है। जो जिस तरह से रूहानियत ने शक्ल पकड़ी, वहाँ पे जहाँ पे हमने साँस लिया, जहाँ का पानी पिया, वो एक ख़ास तरह से वहाँ पे इवॉल्व हुई थी। उसके साथ लिंक जोड़ के रखना, जो बुल्ले शाह के साथ है, जो कबीर के साथ है, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की है, रहमान बाबा की है, मस्त तवक्कली, उस किस्म की चीज़ों के साथ अपना रिश्ता बनाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमने लूज़ कर दिया कुछ जब हमने कोशिश की कि इसको अब कैसे इम्पोज़ करें, जो जिसमें मज़हबियत में थोड़ा-थोड़ा हम लोग फँस गए। सूफ़ीज़्म में भी क्योंकि उसकी झलक आनी शुरू हो जाती है। वो होता है ना कि वो अ, एबिस में आप जब अनफॉर्चुनेटली उसको देखते रहो तो इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग विदिन। तो सूफ़ीज़्म में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गईं, जो अब मैं कैलिफ़ोर्निया से जब गया पाकिस्तान, तो काफ़ी जी। कोई शुरू के साथ मैं 12 साल था इस तरह की चीज़ें पढ़ रहा, एंड देन आई वेंट बैक टू पाकिस्तान एंड आई स्पेंट बहुत सारा वक़्त वहाँ पे वापस गुज़ारा। उस दौरान मैंने बहुत से सूफ़ी ग्रुप्स जो आजकल के हैं, अच्छा। उनको देखा, उनकी जो गद्दियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की, उनको चेकआउट किया। इस कदर अब्यूज़, इस कदर ड्रामा मुझे वहाँ पे नज़र आया, अनफॉर्च्युनेटली जो गढ़ होना चाहिए था इस तरह की रूहानियत का, मुझे इतनी मिली नहीं वहाँ पे। तो मुझे जो अच्छा लगता है, जो लोग मुझसे पूछें तो आई ऑलवेज़ से कि जस्ट रिलाय ऑन बुल्ले शाह की शायरी, दैट्स रिलाय ट्रू। ऑन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी, रिलाय ऑन नानक ने खुद क्या कहा था, यू नो ओरिजिनल जो उनका, रिलाय ऑन कबीर के, उसमें इतनी डेप्थ है, इतना कुछ है, एंड देन क्लोज योर आईज एंड रिफ्लेक्ट ऑन दोज थिंग्स। दैट्स आप ट्रू सुल्तान सूफी बाहू ऑर्डर ना भी ज्वाइन करें तो चलता है ना? बिल्कुल चलता है। वो एक अलन फ़कीर ने वो गाई है ना वो बहुत खूबसूरत उसमें मैं उस दिन एक उस उसी की वो सुन रही थी, जो इस वक़्त मेरे ज़हन से निकल गया है। उसमें मैं यही सोच रही थी कि कौन-सी एक कोई एक ऐसी चीज़ हो, जो कि वो छोड़ दी गई हो, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। उसके हाँ, हाँ। अंदर अगर कभी हम उस नज़्म को गौर से सुन लें,
डॉक्टर कामरान, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एस्पेक्ट ज़िंदगी का उसमें छुटा हुआ है। वो बिल्कुल। एक एक से एक चीज़ जो लाइन आप सुनते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा ये भी, ये भी, और फिर आपको पता चलता है कि असल रिवायत क्या है और हम कहाँ से किस तरफ निकल गए हैं। रूहानियत के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, घंटों बात कर सकती हूँ आपके साथ, क्योंकि आई नो। मेरा भी ये बड़ा दिलपसंद मौज़ू है। और दूसरी बात ये, क्योंकि मैंने भी काम किया था जब अपने ज़माने में, तो बुद्ध मत पे काम किया था। तो हुँ, हुँ। और ये था बुद्ध मत और आज का इंसान भी उसका उसके रेफ़रेंस से देखा था। तो इसलिए ये पुरानी एक मेरी मेरी अपनी वो हिसाब-किताब है। ये करंट अफ़ेयर्स में तो पता नहीं किधर से आ गए। तो असल तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो वही था, जैसे आप आपसे कहा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी उसके बाद ऐसा कैसे? तो वही बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं, ही है कि करंट जैसे करंट जैसे अफेयर्स के फ़िलॉसफ़ी साथ बिल्कुल ये ऐसे मिला हुआ है। हमारे जो करंट एग्ज़ैक्टली, इश्यूज़ हैं, करंट इश्यूज़ तो हमारे गिट्टों में बैठी हुई हैं ये चीज़ें जिनसे हमें अपना एग्ज़ैक्टली, पीछा एग्ज़ैक्टली। छुड़ाना है, बेड़ियाँ तोड़नी तब है और हमें वापस अपना घर का अपने रास्ता अंदर ढूँढना है, जाने अपने क्योंकि हम एग्ज़ैक्टली। कहीं और ही निकल आए। ये बहुत करंट बहुत अफेयर्स दूर तो निकल बहुत आए, आगे चले बहुत गए दूर इस बार, निकल आए। जी, हमें बहुत वापस दूर घर आ निकल गए आए। हैं। एग्ज़ैक्टली। और सवाल क्या ये है, इतने सवाल आते हैं आपके ज़हन में, जब आप अपनी ज़ात के बारे में सवाल शुरू करते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि किस सिरे से शुरू करें और किस सिरे तक पहुँचे। इस बारे में किसी वक़्त हम इस मौज़ू पे सिर्फ़ रूहानियत पे के ऊपर बात करेंगे। आज मुझे आपकी किताब दूसरी एक और बहुत जो आपकी बेइंतहा जिसके ऊपर बात की गई किताब की, बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स, तो इसका तो हाँ। मुझे नाम ही बहुत ज़्यादा पसंद था। इसमें बहुत आपने बात की है समाजी तरबियत की, मर्दानगी की, शनाख्त के बहरान की, तो बहुत ही जुर्रतमंदाना काम है इस किताब के अंदर। क्या बुनियादी पैगाम देना चाहते हैं और आपके ख़्याल में जनूबी एशिया में जो मर्द है, वो किन बड़े जज़्बाती और नफ़सियाती ट्रैप्स में फँसा हुआ है? ट्रैप्स क्या हैं हमारे पास? ट्रैप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आई थिंक औरतें बहुत आगे निकल गईं इन सम सेंस, अपने इश्यूज़ को समझने में और समझने में। उन पे काम करने में। उनकी स्टार्टिंग लाइन आई डू फ़ील के बहुत पीछे है, क्योंकि पैट्रियार्की पिछले बहुत अरसे में बहुत तेज़ी से फैली है साउथ एशिया में भी। कदरे कम है लेकिन उसकी अपनी शक्ल है साउथ एशिया में और साउथ एशियन राइट। कम्युनिटीज़ में। वो जहाँ-जहाँ पे भी हैं, कनाडा में आई सी दिस ऑल द टाइम। बहुत गहरी जड़ें हो गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन औरतों को एट लीस्ट पिछले कुछ दिहाइयों में दे हैव स्टार्टेड टू आर्टिकुलेट, उनको ना दे उनको पता है कि हमारे इश्यूज कहाँ कहाँ हैं, चाहे वो उसको अब एक्चुअलाइज हो पा रहे हैं या नहीं, या कितनी स्ट्रगल है, पर पता तो है कि स्ट्रगल किन एरियाज में करने की है। मर्दों को, खास तौर पे साउथ एशियन मर्द को अंदाजा भी नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है। इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वो भी अपनी जगह है, जिधर हम व्हेन वी ट्राई टू अचीव कि उसको हमें मर्द बनना है, तो वो जो शक्लें पकड़ते हैं वो हमारे साथ क्या हो गया, और किस तरह से हम अपने अंदर की पर्सनैलिटी की चीज़ों को दबाते चले जा रहे हैं। जो खूबसूरत चीज़ें थीं, जो दिल की चीज़ें थीं, जो क्रिएटिविटी की चीज़ें थीं, जो प्यार की चीज़ें थीं, वो हमारी ज़िंदगी में से किस तरह दबती चली गई। और जो ये अथॉरिटेटिव और पावर और उसके नशे में, और उसको हमें इनकरेज भी किया गया कि उस रास्ते पे जाओ और उसी पे ही रहो और मजबूत ही रहो और स्ट्रांग ही रहो, क्योंकि तुमसे हमें बहुत काम लेने हैं। तो वो एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट भी है ना बीच में, लेकिन मर्दों की सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत पीछे रह गई। पेट्रियार्की में औरत क्या प्राइस पे करती है वो बहुत सबको क्लियर है। वो चाहे उसके लिए स्ट्रगल बहुत है, लेकिन एटलीस्ट औरतों को पता है कि वो क्या प्राइस पे कर रही हैं। उसका पेट्रियार्की एग्ज़ैक्टली में जी। मर्द क्या प्राइस पे करता है, यानी वो पावर और प्रिविलेज और पोजीशन, वाह 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 वाह, लेकिन उसकी जो कीमत अदा कर रहा है मर्द, उसकी अवेयरनेस ना मुआशरे में है, ना कम खुद है, मर्दों बहुत को कम है। है। बिल्कुल। बहुत कीमत तो अदा की है हमने उसकी। कितनी इसी के खोखली साथ मैंने जिंदगियां गुजारते हैं हम मर्द कि इट्स वेरी सैड। और मैं कहूँ अगर आपको जरा, इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन,
मेरे अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि मेरा बहुत औरतों की तंज़ीमों के साथ काम रहा और बहुत दफ़ा अमेरिका में भी और उसके बाद पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा जब अच्छा। फ़ेमिनिस्ट ग्रुप्स के साथ मेरा काम जो रहा और औरतों को वैसे जो मुआशरे में देखा, हमारे मुआशरे में औरतों की ज़िंदगी कहीं ज़्यादा मीनिंगफुल और कहीं ज़्यादा रूटेड और ग्राउंडेड और भरपूर है, निस्बतन मर्दों की ज़िंदगी के। बरे-सग़ीर के जो मर्द हैं, साउथ एशियंस, हमारी ज़िंदगियाँ बहुत खोखली हैं। चाहे वो रिश्तों के हवाले से, चाहे वो दिल के कनेक्शंस, प्यार की बात करना, बातचीत करना। अ, ज़िंदगी के एंड में स्पेशली जब रिटायरमेंट के नज़दीक आते हैं तो बहुत खोखली ज़िंदगियाँ हैं। इट्स मैं वेरी समझ सैड सकती टू हूँ, सी मेनी जी। मैं समझ सकती हूँ इसलिए कि वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले ही कहा कि जो उनके साथ एक आदमी होने या मर्द होने के रेफ़रेंस उनके साथ जो तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाती हैं या माँ की गोद से जो वो बच्चा है, जिस अंदाज़ में बड़ा किया जाता है। मैं और डॉक्टर फ़ौज़िया हमेशा बात करते थे कि जब हमें ख़वातीन के लिए भी कुछ अच्छा कराना है, तो वो माँ का काम है कि वो जब बेटा बड़ा करती है, तो उसके माइंडसेट को किस तरह बदले कि चीज़ों को ज़रा बेहतर अंदाज़ में देखना शुरू हो आगाज़ हो उसका। तो ये अभी जो आप बात कर रहे हैं, हमारी जो तहज़ीब है, उसमें जो एक शर्म है और एक खौफ़ का किरदार, ये मर्दों और औरतों की ज़िंदगी को शेप करता है अपने मख़सूस अंदाज़ में। तो इसको किस तरह जकड़ से के आप रखता है। जी, हाँ, तो इसको आप किस तरह से बयान करेंगे? क्योंकि ये मैं समझती हूँ बिल्कुल कि ये जो शर्म और खौफ का 2 पहलू हैं ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, उसकी शख्सियत को शेप करने में बड़ा इसका हक होता है, ब बड़ा इसका बड़ा किरदार होता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? हाँ। थोड़ी-सी वज़ाहत अच्छा, कीजिए। आपने अच्छे लफ्ज़ों में कहा, मैं तो ज़रा और खुल के कहूँ, शेप करने में भी दखल है और उसको दबाने में और उसका गला घोंटने में। दोनों तरह से है। बहुत ज़्यादा, दोनों नहीं इसी तरह से ज़्यादा दबा के हमारा जो शर्म और गैरत जो है ना और इज़्ज़त और इस किस्म की चीज़ें, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो दबाने के लिए औरतों के लिए भी इस्तेमाल हुए, मर्दों को किसकी गैरत, किसकी बॉडी, किसको किसकी शर्म, किसको उसका पहरा कौन देगा वगैरह-वगैरह, प्रोटेक्टर कौन है और किसकी बॉडी में किसकी गैरत और इज़्ज़त पड़ी है। ये सारा जो ड्रामा है ऑब्वियसली इस पे अब थोड़ी-थोड़ी बात हो गई है सो यू नो व्हाट आई एम उन्होंने टॉकिंग अबाउट। ये हॉरिबल वेज़ टू कंट्रोल औरत को ज़िंदगी को, औरत की रिप्रोडक्शन को, उसकी ज़िंदगी को उसको कंट्रोल करने के लिए फिर उसके लिए जो मर्द को रोल दिया, ऑल ऑफ इट इज़ वेरी अनहेल्दी। आहिस्ता-आहिस्ता हम इन चीज़ों में से बाहर आ जाएँ तो बहुत अच्छा हो। Shame that binds us, you know, and fears that जिनके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। दूसरे लोग क्या करेंगे? अगर मैं ये करूँ लाइन क्रॉस हो जाएगी तो फिर क्या होगा? और सोशल रिप्रिमांड्स स्ट्रॉन्ग हैं भी। इन चीज़ों को हमें तोड़ना है। हमें वो जैसे मैं कह रहा था लिविंग लाइफ इनसाइड आउट, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके इर्द-गिर्द के लोग, आपकी एनवायरनमेंट और आप खुद अपने को इजाज़त देते हैं कि डिफरेंट लाइफ़स्टाइल्स, डिफरेंट एक्सप्रेशंस ज़िंदगी के अपने आप के डिफरेंट एक्सप्रेशंस को बाहर आने दिया जाए। अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरह से ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने का मौका दिया जाए। उनको जैसे-जैसे हम जकड़ के रखते हैं, इससे बाहर निकलोगे तो शेम, शेम, शेम। वो बचपन से शुरू बिल्कुल। करके 2 साल का बच्चा आके देखो, बहन देख रही है, रो रहे हो, हुँ। इतने बड़े हो गए, 3 साल के हो गए, रो रहे हो, सारे लोग देख रहे हैं, शेम शेम हो गई। वहाँ से शुरू होता है तो जो हमारा दबना शुरू होता है हमारी पर्सनैलिटी तो और वो हमारी चलता शख्सियत। चला जाता है। आह! तो इट ये गोज़ क्या ऑन एंड किस ऑन। तरह से तो आप कैसे कैसे देखते हैं डॉक्टर कामरान मुझे बताइएगा कि ये जो एक बहुत बड़ा हमारा इसको कह लें खौफ भी है, शर्म भी है, लोग क्या कहेंगे? ये एक जो जुमला है ना, लोग क्या कहेंगे? इस एक जुमले का जो की शिद्दत जो है और उससे बाहर निकलने की सूरत क्या हो सकती है? क्या करने की ज़रूरत है? मुझे भी अपने बारे में जानते हुए ये हो क करने की ज़रूरत है। मसलन मेरे बच्चे मुझे ये समझाते हैं कि यू नीड टू लर्न very what did you call very ordinary word और वो है नो
जो हम नहीं कह सकते, और वो इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे, हमसे नो नहीं कहा जाता। तो ये इससे निकलने की क्या सूरत हो सकती है? ये मेरे साथ-साथ बहुत सारे लोगों का भला होगा अगर बताएँ। अ, एक तो उसमें 2 लेवल्स हैं। एक तो सोच का है कि अपने आप को क्वेश्चन करना और कहना कि वो रिवायात जिनके साथ मैंने अपनी शनाख्त को जोड़ के रखा, वो कल्चर जिसके साथ मैं अब मैं कितनी बात कर रहा हूँ कि अपने कल्चर के साथ हमें नाता बनाना है। उस कल्चर में, उन रवायात में बहुत सी ऐसी खौफनाक चीज़ें भी हैं जिनसे हमें लूज़न अप करके अपना नाता तोड़ना भी है। उसको ज़रा खोल के देखना कि इट इज़ ऑलराइट, स्पेशली अब जो लोग उस ट्रेडिशनल सेटअप से बाहर आ गए, चाहे वो बरे-सगीर के अंदर शहरों में आ गए या जो मुल्क से बाहर आ गए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू से कि वी हैव अ चॉइस, उनमें से कुछ चीज़ें रखें, कुछ चीज़ें आप लूज़न अप भी कर सकते हैं। और राइट, उसमें जो एक तो सोच का है और एक जो आपका ज़िंदगी गुज़ारने का रोज़मर्रा की लाइफ़ है। जैसे आपने कहा टू बी एबल टू से नो, टू या टू से कि इट्स ऑलराइट कि अगर मेरी बेटी ज़रा फ़र्क तरह ड्रेस अप होए। इट्स ऑलराइट, उसको मैंने अगर अमेरिकी या कैनेडियन स्कूल में डाला है, हाई स्कूल में या यूरोपियन स्कूल में डाला है, तो उससे मैं वो चीज़ें कुछ एरियाज़ में एक्सपेक्ट करूँ जो साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट थी। डाल मैं उसे रहा हूँ हाई स्कूल में, तो और वो भी मेक अप अमेरिका और मेक कनाडा अप के। योर ओन माइंड फर्स्ट, यू नो, कि अपने बच्चे को क्यों उसके दिमाग में खिड़ियाँ डालते हैं। वो 100 तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर्स में आते हैं बच्चे, जो सेकंड जनरेशन होती है। अलाउ लाइफ टू हैपन मोर इन सिंक विद जिस जो भी आपने चूज़ किया है सिस्टम, उससे कदरे इन सिंक होके कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो आप शायद रखना चाहें। डेफ़िनेटली मैं सूफ़ीज़्म की बात कर रहा हूँ, हमारी कोई एक ज़बान होती है, लिटरेचर होता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, उसके साथ भी उसके अलावा अगर फ़र्क तरह का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, सो व्हाई नॉट? अगर वो बैले सीख रही है, पियानो सीख रही है और तबले की जगह, तो व्हाई नॉट? अगर उसकी क्लास में उसके इर्द-गिर्द के लोग वायलिन बजा रहे हैं, तो लेट देम प्ले वायलिन। वो क्रिएटिविटी अपनी शक्ल में, उस सिस्टम के हिसाब से जो उनके इर्द-गिर्द है। और जब मैं दूसरे को जज करूँ कि ओहो! इनका तो सुना है आजकल कोई मसला हो रहा है इनके इनके रिलेशनशिप में, या इनका वो जो होते हैं ना, एक दकियानूसी सी एक वो अम्मा भी हमारे सबके अंदर होती है, जो उस पे हाँ, ज़रा-सी नज़र रखनी कि वो छलांग मार के बाहर आ जाती है कभी, जब हम स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में इंटरैक्ट कर रहे हों। तो उस पे ज़रा लगाम डाल के, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आप अवेयर ही हो जाएँ तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द मोस्ट एग्ज़ैक्टली, डिफिकल्ट स्टेप। एग्ज़ैक्टली। कैच योरसेल्फ व्हेन यू डू दिस। जब आप दूसरे को जज करते हैं, जब आप दूसरे को, क्योंकि ये प्रेशर हम एक-दूसरे पे डालते हैं। वो जो लोग सही, क्या कहेंगे मेरी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगियों में मैं वो लोगो होता हूँ जो कुछ कह रहा होता हूँ। तो वन कैन स्टार्ट विद oneself। किसी हद तक पुशिंग द लिमिट्स, ये छोटी-छोटी प्रैक्टिकल वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ। उन चीज़ों में जिधर हमें लगे कि यहाँ हद है तो उसको ज़रा-सा बाहर लेके जाएँ। एंड यू से कि आई कैन स्टिल सर्वाइव एंड इट्स ऑलराइट, और मुझे ज़रा साँस लेने की ज़्यादा जगह मिल जाती है। ज़रा-ज़रा उसको एक्सपैंड करें अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के बच्चों की बाउंड्रीज़ को, और दूसरों के बारे में जो जजमेंट्स हैं, उनको ज़रा लगाम डालना शुरू करें। क्योंकि हम लोग बहुत जजमेंटल होते हैं और बहुत बहुत, बहुत। हैं, इतने जी, जजी हो बिल्कुल। जाते हैं टुवर्ड्स पीपल, जब एब जब ख़ास तौर पे जब अपनी कम्युनिटीज़ में इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, प्लीज़ गेट अफ़सोसनाक आउट ऑफ बात है दैट। बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अफ़सोसनाक बात है, लेकिन बड़ा सच्ची बात है। तो बस अब एक और छोटी-छोटी चलते-चलते चीज़ें हैं। सवाल में। हाँ, बहुत, बहुत प्लीज़। छोटी हैं, लेकिन हमारे लिए हाँ, वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। जिसे कहते हैं ना, जैसे प्रैक्टिकल। पहाड़ की तरह उसको हम किसी तरह नहीं कर सकते। अगर हम कुछ भी कर लें तो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस आ जाती है तो इंतहा पसंदी खत्म हो जाती है। कितनी चीज़ें हैं जो सारी की सारी एक ही दायरे में घूमती चली जाती हैं। तो चलते-चलते हाँ, क्या कहेंगे? कोई एक बहुत मज़बूत सा पैगाम ज़रा दीजिए। पैगाम चलिए, मुश्किल लफ़्ज़ है, मैं कहती हूँ, अपने वो जो हमारे शख्सियात मेरे प्रोग्राम में आती हैं उनसे पैगाम नहीं कहती, मैं कहती हूँ कुछ कहिए। सुनने वालों के लिए, हाँ। देखने वालों के लिए कुछ कहिए। अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा सोच के उसके कुछ पहलू, जो हमने ये अपनी बातों में से मैं समराइज़ सिर्फ़ कर रहा हूँ,
कुछ पहलू हैं जिनसे हमें नाता लूज़न अप करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुल के साँस ले सकें। और हमारे कल्चर के वो हिस्से जो थे, जो कि बहुत प्लुरलिस्टिक थे, बहुत खुले दिल दिमाग वाली चीज़ें थीं, उनके साथ रिकनेक्ट करना, उनके साथ अपना नाता बनाना इज़ इम्पोर्टेंट। जो आप बात कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्लुरलिज़्म एंड ऑल, मज़हबियत से हटके जो अपनी रूहानी रविश थी, मैं तो उसको सिलसिला भी नहीं कहूँगा, वो भी फ़ॉर्मलाइज़्ड स्पिरिचुअलिटी भी एक एक वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती। एक एक रविश थी हमारे अंदर, एक दिल के प्यार के रिश्तों की, सेलिब्रेशंस की, एक नरमी थी, एक एक्सेप्टेंस थी, प्लुरलिज़्म बहुत ज़्यादा थी हमारे। उन चीज़ों के साथ अपना कनेक्शन बनाना। अपनी जिन बाउंड्रीज़ में हम अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप्स के साथ कनेक्ट करना। स्लाइटली पुशिंग योरसेल्फ आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट ज़ोन, ताकि हम उस प्लुरलिज़्म को ओन कर सकें, जिसके अंदर हमारी जड़ें थीं, जो हमारे विरसा था जो। और मेरी किताब अगर पढ़नी हो, गॉडेस ऑफ द इंडस, इट एक्सप्लोर्स ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, जेंडर एंड अच्छा। कल्चर एंड स्पिरिचुअल रूट्स हमारी। ये बहुत अच्छा आपने किया, बता भी दिया सुनने वालों को भी। लेकिन आपके साथ डॉक्टर कामरान अहमद से गुफ्तगू हम कर रहे थे, मेरे नाज़रीन सुन रहे थे सारे का सारा, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू। और मुझे ये कमेंट्स में आपको बताने की ज़रूरत है कि आपको मज़ीद अगर इस मौज़ू पे बात करने की ज़रूरत हो तो हमें बताइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिज़्म या रूहानियत की बात जब हम करते हैं, तो उसके साथ मेरा अपना जिस तरह का मैं रिश्ता महसूस करती हूँ और अपने अंदर झाँकने की जो बात हम करते हैं, मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग और स्पेशली जो हम अपने मुल्कों से दूर निकल कर आते हैं, तो बहुत दफ़ा हमें ये एहसास होता है कि वो एक शख़्स जिसको हम कहीं और छोड़ आए हैं या हम साथ लेके आ गए हैं या वो हमारे अंदर है या वो हमारे बाहर है, जो भी है इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत हो, तो हमें ज़रूर लिखिएगा, अपने सवाल भी लिखिएगा ताकि हम डॉक्टर कामरान अहमद से बात दोबारा कर सकें। तो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती चलूँ डॉक्टर कामरान अहमद का। मुझे अपनी ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी आपके साथ। क बहुत चीज़ें रह गईं, जिसके बारे में बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है और यही मैं अपने सुनने वालों से कह रही हूँ कि अगर इस बारे में वो और कुछ भी जानना चाहें, तो हमें अपने कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त इट का। वुड बी अ प्लेज़र। इट वुड बी अ बहुत शुक्रिया। प्लेज़र टू कम अगेन। लंबी बातें हैं, ये मज़े से बैठ के वी कैन टॉक मज़े अबाउट से इट। बैठ के करने वाली हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपको वैसे भी तंग किया जा सकता है, किसी भी वक़्त आपके पास बिल्कुल, वक़्त हो तो आपसे रहनुमाई ली जा सकती है। तो और एब्सोल्यूट। बहुत सारे जो उलझे हुए सवाल हमारे ज़हनों में हैं, उनके बारे में बात की जा सकती है। तो इसी तरह अगर आपके ज़हन में, हमारे नाज़रीन के ज़हन में कोई उलझा हुआ सवाल है अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में, कल्चर, रिवायत, रस्म और रिवाज के बारे में, तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिएगा। हम डॉक्टर कामरान अहमद को दोबारा ज़हमत देंगे अपने प्रोग्राम में आने की और उनसे उन सारी चीज़ों का जवाब लेने की। तो हमारे इस प्रोग्राम को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसके साथ-साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहती है। अब खुदा हाफ़िज़।